ऐसा कभी नहीं खाया, पहले कभी नहीं खाया, बताओ किस पशु का है। अब रसोईया बड़ी मुश्किल में पड़ा और आखिर को उसे सच बता देना पड़ा। उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, गलती हो गई, इस तरह से मांस जो बकरे का था वो कुत्ता ले गया और फिर मैंने बहुत ढूंढा, मांस नहीं मिला और आपकी आदत में जान गया हूं, अब बिना मांस के आप भोजन करते नहीं, तो मैं श्मशान की ओर गया और ये मानव मांस ले आया और ये मनुष्य का मांस आज आपने खाया है। रसोईया सोच रहा था कि मुझे सजा मिलेगी, मुझे राजा डांटेंगे कि इतना जघन्य, इतना नीच काम तूने किया, मनुष्य का मांस मुझे खिला दिया। लेकिन रसोईया हैरान रह गया। राजा ने जेब से सोने का निकाला एक सिक्का और उसे दिया इनाम में और कहा कि शाबाश, और अब रोज यही बनेगा, रोज यही बनेगा। रसोइये ने कहा कि ठीक है, लेकिन रोज तो मुर्दे नहीं जलते, कहां से लाए? तो उसने राजा से कहा कि महाराज रोज आदमी का मांस मिलेगा कैसे? तो राजा ने कहा कि मेरा कैद खाना किस लिए है? जेल खाने में इतने कैदी बंद हैं, बिना मतलब के रोटी खा रहे हैं, धरती पर बोझ हैं, रोज एक मार और उनका मांस पका। होते होते बहुत बड़ा राज्य नहीं था, थोड़े से कैदी थे, मार मूर के खत्म हो गए, साल 2 साल में 2 वक्त के भोजन में जेल खाना खाली। अब कहां से मानव मांस आए, मनुष्य का मांस? पर उसकी जीभ मानव मांस की लोलुप हो चुकी थी और उसे बस जीवन का यही एक परम लाभ प्रतीत होता था, मनुष्य का मांस वही खाना है। उसने अपनी लालसा को, लिप्सा को, तृष्णा को इतना बढ़ा लिया, गुलाम हो गया। तो कहां से लाएं? जेल खाना भी खाली हो गया है, तो क्या करें, क्या करें? तो राजा ने एक उपाय सोचा और सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली दी रसोइये को और कहा कि ये ले, सड़क पर खड़ा हो जाया कर और इस सोने की थैली को, सिक्के इसमें भरे हुए, इसको सड़क पर रख के और किनारे खड़ा हो जा। कोई भी आएगा, थैली देखेगा, सुनहरे कपड़े की है, वजनी है, कोई भी आदमी उत्सुकता से थैली देखेगा और सुंदर थैली है, जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी, उठा के देखेगा, उठा के जैसे ही हाथ मिले तो चोर चोर कह के उसे पकड़ ले और 2 सिपाही आसपास साथ रहेंगे, पकड़ के ले आ और फिनिश, और उसका मांस। तो ऐसा कई बार हुआ, तो अब सारे राज्य में खबर फैल गई, कुछ भी पड़ा मिले उठाना मत, उठाने मत लग जाना नहीं, चोर कह के फिर क्या होगा तुम्हारा पता नहीं। क्योंकि जब ये एक किसी चीज की प्रसिद्धि हो जाती है ना, जैसे आजकल क्या है, कोई भी ट्रेन में किसी का, पहले अब से 20 साल पहले तक ऐसा होता नहीं था कि मैंने अपना भोजन खोला, सामने वाले ने भी खोला, लीजिए कुछ सब्जी कम है तो लीजिए, अचार ले लीजिए, कुछ शेयर करते थे लोग। अब नहीं, डर बैठ गया, अपरिचित आदमी का नहीं लीजिए। हमारे नीरज शास्त्री हैं मुंबई में, तो मुंबई की जो गवर्नमेंट की बसें चलती हैं शहर में, लाल रंग की, उसमें बैठ गए, कहीं जाना था, बेस्ट की बसें, उसमें बैठ गए और विचारों में खो गए, कुछ सोचने लगे, ये वो इधर उधर की बातें, और फिर बस से उतर गए। बस के आखिरी स्टॉप पर उन्हें उतरना था और अपना बैग वहीं भूल गए, काले रंग का ऐसा एक बैग वहीं भूल गए बस में ही। फिर अपने विचारों में खोई चले आए। आधा घंटे बाद पैदल चलते हुए कहीं जा रहे थे, तो उन्हें ध्यान आया, अरे मेरे पास तो थैला था एक, कहां रह गया? तो स्मृति पीछे घुमाई, ओहो नहीं, बस में चढ़ा तब तो था, बस में ही छूट गया है। सोचा अब तो मिलेगा नहीं, फिर भी सोचा चलो देखते हैं, टाइम था, शाम के 4 बज रहे थे, कोई काम और था नहीं, बोले चलो देखते हैं शायद मिल जाए। तो लौट के आए तो देखा भीड़ लगी हुई है, बस के आसपास भीड़ लगी हुई है और कंडक्टर ये सोच रहा है कि पुलिस को बुलाऊं, इसमें बम हो सकता है। तो आतंकवाद की जब वो फैल जाती है एक, तो कोई अब किसी का सामान आसानी से छूता नहीं, पता नहीं क्या हो, इसमें बम हो, ये हो, तो लोग डर जाते हैं ना। तो राज्य भर में खबर फैल गई, थैली कहीं पड़ी दिखे, उठाने की कोशिश मत करना, छूना मत। फिर क्या करे? तो बस राजा ने रसोइये को खुली छूट दे दी कि अब तू जो कर सकता हो कर।
तो रसोईया फिर चुपचाप घात में खड़ा हो जाता, अंधेरे किसी स्थान में, कोने में, और जो भी कोई गुजर रहा होता पकड़ता, मारता और मांस वांस लेके चला आता। लोग गायब होने लगे। आज इसका भाई नहीं मिल रहा, आज इसका बेटा नहीं मिल रहा, आज इसकी बहन नहीं मिल रही। लोग इकट्ठे होकर के सेनापति के पास गए। राजा तक तो पहुंच नहीं थी, सेनापति के पास गए और कहा कि देखिए, रक्षा कीजिए, क्या हो रहा है ये राज्य में, क्या हो रहा है। तो सेनापति ने कहा कि 1 सप्ताह का टाइम दो और मैं कोशिश करता हूं पता लगाने की ये क्या बात है, लोग कहां गायब हो रहे हैं। तो सेनापति गुप्त वेश में उसने अपने भी कुछ गुप्तचर लगा दिए और खुद भी छिपे हुए वेश में वेश बदल करके और निगरानी करने लगा। और एक दिन उसने खुद उस रसोइये को पकड़ लिया जो कि अभी अभी एक युवती स्त्री को मार के और उसके मांसल हिस्से काट करके एक टोकरी में रख रहा था। सेनापति ने उसे पकड़ा और देखा, पहचाना, अरे तू तो राजा का रसोइया है, क्यों मार रहा था इसको, तेरे ही ये काम है अब तक जो लोग गायब हुए हैं। सेनापति ने इस तरह धमकाया और कहा, अब भी मारता हूं तेरे को। तलवार निकाली। कितना नृशंस नीच तू हो गया, क्यों मार रहा था इसको। तो रसोई ने कहा कि मेरे प्राण क्षमा कीजिए, मुझे मत मारिए, मेरा कोई दोष नहीं है। और उसने फिर असलियत बताई कि राजा के ये सब काम हैं, उसको मानव मांस खाने की आदत पड़ गई है और मुझे रोज एक व्यक्ति मारना पड़ता है। तो सेनापति बहुत क्षुब्ध हुआ, बहुत उससे क्रोध आया। सेना तो उसके ही हाथ में थी। उसने राजा को पकड़ लिया, राजा को पकड़ करके और न्यायाधीश के उसमें पेश किया। ये है वो राजा हमारा जो इतना नृशंस नीच हो गया है। ऐसे राजा के हाथ में राज्य और प्रजा कैसे सुरक्षित रह सकती है, आप ही न्याय करें। तो राजा अब बेबस था। तो न्यायाधीश ने कहा कि राजा से पूछा कि तुम अपनी ये बुरी लत छोड़ने को तैयार हो। राजा ने कहा कि नहीं। तो न्यायाधीश ने उसके सामने ये प्रस्ताव किया कि देखो, या तो ये बुरी लत छोड़ दो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, ये रसोइया जाएगा तुम्हारे पास से, दूसरा रसोइया हम रखेंगे और तुम आगे से मांस नहीं खा सकोगे, तब तो राजा रहो, और नहीं तो देश छोड़ करके चले जाओ। और हम तुम्हें किसी और राज्य में भी नहीं जाने देंगे। तुम्हारी, अगर तुम मांस खाना छोड़ने को तैयार नहीं हो, मानव मांस खाना, तो हम सारे राज्यों में, आसपास राज्यों में भी खबर कर देंगे कि इस राजा को कहीं शरण ना दी जाए, तुम्हें जंगल में जाकर रहना पड़ेगा। तो राजा ने क्या किया, उसने कहा कि मानव मांस खाना तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ये तो अब जीवन का परम लाभ है। फिर क्या करो, ठीक है, मैं जाने को तैयार हूं जंगल में, बस इतना करें, ये रसोइया मेरे साथ जाएगा, ठीक है, इसे भी ले जाओ। भोजन बनाने के कुछ पात्र, कुछ बर्तन वगैरह दे दीजिए, सामान, और मैं जंगल में जाके रहूंगा। तो राजा अपने रसोई के साथ जंगल में चला गया। वहां वन में जाकर रहने लगा और जो भी कोई मुसाफिर आया करे उसे मारे। क्षत्रिय तो था ही, आसानी से दोनों मिलकर के मार डालें उसे और फिर पका के खा जाएं। जंगली पशु जो आसपास घूम रहे थे, उनका मांस तो उन्हें खाना नहीं है, मानव मांस ही चाहिए। तो फिर लोगों ने उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिया। उससे होकर जो रास्ता गुजरता था वो तो छोड़ ही दिया, आसपास भी न गुजरे। और अब क्या हो, अब क्या किया जाए। तो रसोई ने कहा कि महाराज, खरगोश है, हिरन है, इतने सारे और प्राणी हैं, उनको खा लो, जिंदा तो रहो। नहीं नहीं नहीं, मानव मांस ही चाहिए। 3 दिन बीत गए भूखे रह करके। तो राजा ने रसोई को कहा कि चूल्हा जला। रसोई ने कहा कि चूल्हा जला के क्या पकाऊं, बताऊंगा। चूल्हा जला, चूल्हा जला दिया। पानी चढ़ा, भगोना रख दिया। रसोई ने पूछा, और मांस? तो राजा ने तलवार निकाली और रसोई को काटा और कहा, ये रहा मांस। रसोई को काट दिया और रसोई को मारकर पकाकर 2 दिन तक खाकर 2 दिन का समय गुजारा। इसके बाद कुछ दिन तक अपना मांस खा खा के जिया और इसके बाद मर गया। इसके बाद क्या हुआ जानते हैं आप? उसकी आत्मा कहां गई?
इस कथा को उठाया काशीनाथ सिंह, हिंदी के एक साहित्यकार हैं, उन्होंने एक आज की परिस्थिति समझाने के लिए, और कहा कि उसके बाद उस राजा की आत्मा ने जन्म लिया अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। क्यों? क्योंकि उस देश की लोभ की लालसा और अपनी विलासिता को जिंदा रखने की लालसा इतनी बढ़ गई है और इतनी विकृत हो गई है कि वो अपने सुख के लिए, अपनी विलासिता के लिए पूरे एशिया और अफ्रीका को ध्वस्त करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। और ये केवल अमेरिका का हाल नहीं है, वो तो लीडर है। जितने भी गोरी कौमों के देश हैं वो सब इस मामले में एक मत हैं। आप जब उन देशों में जाते हैं, उन देशों की चौड़ी चौड़ी सड़कें, सुंदर कारें, हर आदमी अकेला अकेला एक एक कार में बैठा हुआ जा रहा है, और उनकी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, उनका वैभव विलास, उनका ऐश्वर्य देखकर आपको लगता है कि स्वर्ग तो ये है, जीने लायक देश तो ये है। लेकिन आपको पता है उतनी विलासिता एक आदमी को और अपनी प्रजा को उपलब्ध कराने में एशिया और अफ्रीका के देशों का कितना शोषण चक्र चलाया हुआ है उन्होंने, इसकी गहराई में कभी आप जाएं। अगर उतना ही विकास धरती के हर देश का होना हो, अगर उतना ही विकास जितना कि एक अमेरिकन, एक यूरोपियन जिस विकसित व्यवस्था में रहकर के जितना भोग विलास कर रहा है, उतना ही अगर प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराना हो तो इस धरती पर साधन नहीं बचेंगे। इतना लोहा नहीं है कि इतनी कारें बनाई जा सकें, 640 करोड़ नहीं बन सकती। इतना पेट्रोल नहीं है कि आप हर एक व्यक्ति को एक एक कार उपलब्ध करा सको, और अगर हर व्यक्ति को आप कार उपलब्ध करा भी दो तो इतनी सड़कें उपलब्ध नहीं हो सकती। अगर इतनी सड़कें आप उपलब्ध करा दो कि इतनी कारें चल सकें तो धरती पर उपजाऊ मिट्टी की 1 इंच जगह नहीं बचेगी जिसमें आप अन्न पैदा कर सको। क्यों? क्योंकि धरती पर जितना पेट्रोल पैदा होता है, एक अकेले अमेरिका की आबादी धरती की कुल आबादी का 6% है। 6% आबादी जितना पेट्रोल उपजता है उसके 40% को खत्म कर डालती है। तब अमेरिका में वो विकास है जिसे आप विकास कहते हो कि एक आदमी एक कार में जा रहा है। एशिया और अफ्रीका के 128 लोगों के बराबर पेट्रोल और डीजल जला करके एक अमेरिकन उस ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कुछ वर्ष पहले क्योतो में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 140 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। मैं आपसे प्रदूषण के बारे में कभी चर्चा करते हुए इस बात पर ध्यान दिला चुका होऊंगा। क्योतो में 140 देशों के प्रतिनिधियों ने इकट्ठे होकर के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए कि हम अपने प्रदूषण को जो हम फैला रहे हैं अंतरिक्ष में, जिससे आने वाली सदियां भोगेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसके दुष्परिणाम भोगेंगी, इसे धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए। और कम करने के बड़े आसान तरीके हैं। उससे आपकी सुविधाएं कम नहीं होंगी, केवल कुछ लोगों का मुनाफा कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, केवल कुछ लोगों का मुनाफा कम होगा और वो मुनाफा बहुत लोगों में वितरित होगा। जैसे आप पार्ले का बिस्कुट खाते हैं, कहां बनता है? भुज में। अच्छा, बिस्कुट बनाने में बहुत भारी टेक्नोलॉजी खर्च होती है। एक साधारण नान खटाई जिस तरह बनती है उसी तरह बिस्कुट बनता है। आपके भुज में भी कुछ बेकरी होंगी, आप घर के ओवन में भी बना सकते हो, लेकिन मुंबई में बनता है पार्ले का बिस्कुट और सारे देश में सप्लाई होता है। ठीक है, तो एक बिस्कुट को बनाने के लिए गेहूं कहां से आया? मुंबई पहुंचाया गया गेहूं कहां से आया? वेस्टर्न यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, जहां गेहूं ज्यादा होता है। ठीक है, गेहूं वहां पहुंचाया, गेहूं का आटा वहां पहुंचा। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकों से लद करके वो गेहूं पहले वहां पहुंचा मुंबई। ठीक है, उसमें धुआं उड़ा कि नहीं, डीजल जला कि नहीं, इसके बाद में फिर वहां बिस्कुट बना, पैकिंग हुई, फिर उसके बाद में सप्लाई हुई। सारे देश के कोने कोने में हर छोटी छोटी जनरल स्टोर की दुकान पर वो बिस्कुट पहुंचा दिया गया। काय से? ट्रकों से। और उसके बाद फिर वो डीजल फूंका। ठीक है, प्रदूषण किसका हुआ? पार्ले का तो नहीं हुआ, वो तो आराम से कहीं रहता होगा उस फैक्ट्री का मालिक। सारे देश में बिस्कुट बिकने के बाद मुनाफा कहां पहुंचा? पार्ले की फैक्ट्री पर, फैक्ट्री मालिक पर। ठीक है, लेकिन अगर
भुज में जितना बिस्कुट चाहिए उसकी छोटी सी फैक्ट्री भुज में ही हो, या गुजरात में जितना बिस्कुट चाहिए उसकी फैक्ट्री कहीं भुज में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में कहीं हो, तो यहां का यहां सप्लाई कर लो, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, यूपी का यूपी में, तो उससे कई उद्योगपति तैयार होंगे, कई पूंजीपति तैयार होंगे। अभी एक पूंजीपति का लाभ का लोभ इस हानि की हद तक पहुंचता है कि वहां से आटा वहां पहुंचता है, फिर वहां से बिस्कुट बनके सारे देश में पहुंचता है, और सब कुछ इस तरह चल रहा है। अजीब मजाक है। पैकिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो खर्च किया जाता है, उस खर्च की कीमत उस बिस्कुट में जुड़ती है। अगर भुज का बेकरी वाला बिस्कुट ताजा तैयार करके आपको देगा तो उसमें एक चीज, जहरीली चीज नहीं मिलानी पड़ेगी जो प्रिजर्वेटिव है। वो आटा खराब हो जाएगा जल्दी, बिस्कुट खराब हो जाएगा, लेकिन मुंबई का बिस्कुट चल के पठानकोट में बिक रहा है, असम में बिक रहा है, बंगाल में बिक रहा है, तो जल्दी तो नहीं बिकेगा। 6 महीने तक उसकी कैपेसिटी चाहिए कि कम से कम दुकान में रखा रहे और खराब ना हो। तो ब्रिटानिया की ब्रेड बनती है मुंबई में और बिकती है दिल्ली में। तो यह क्यों ऐसा किया जा रहा है? कुछ व्यक्तियों के मुनाफे के लिए। क्यों एक कंपनी, एक ही कंपनी सारे विश्व में छाई हुई है और उनका मुनाफे का लोभ इतना बढ़ गया है कि वो कृत्रिम चीजों की ललक मनुष्यों की जीभ को लगा करके, उस राजा को तो मांस का प्रलोभन लगा था, मानव मांस का। आपके बच्चों की जीभ को कौन सा प्रलोभन लग गया है जिसकी वजह से वो घर की दाल चावल भात पसंद नहीं कर रहे? उनको पिज्जा चाहिए, उनको बर्गर चाहिए, और बर्गर के बाद फिर हैमबर्गर चाहिए होगा, उसके बाद हॉट डॉग चाहिए होगा। क्यों चाहिए? चाउमीन क्यों चाहिए? वो सारे व्यंजन उन्हें क्यों पसंद आते हैं? एक बार खाया ना वहां पर, उसके बाद घर के दाल चावल से वो ज्यादा अच्छा क्यों लगने लग जाता है? पड़ा हुआ है उसमें अजीनोमोटो, एक केमिकल जो कि जीभ के स्वाद लेने की कलिकाओं को इतना फैला देता है कि वो चीज ज्यादा टेस्टी लगती है। कल रात को मैं बोलता था, और उसकी वजह से फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह बात झूठी हो सकती है, सिर्फ कहानी हो सकती है कि उस राजा को मानव मांस इतना अच्छा लगने लगा। जी हां, इस बात के सबूत हैं कि कुछ लोगों की जीभ को मानव के मांस का अगर स्वाद लग जाए फिर दूसरा मांस अच्छा नहीं लगता। और अजीनोमोटो भी यही करता है, लेकिन उसके शरीर पर उसके दुष्प्रभाव बहुत बुरे हैं। लेकिन उन सारे दुष्परिणामों के बारे में कौन सोचे? उनको तो अपनी चीज बेचनी है, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो इस तरह से एक कंपनी या एक पूंजीपति अपने मुनाफे के लोभ को इतना बढ़ाता है कि दूसरों का नुकसान होता रहे, इससे उसे कोई परवाह नहीं। जब आप सारी धरती के पर्यावरण को इतना प्रदूषित करके, और किस बात के लिए? कि आपका प्रोडक्ट बिकता रहे, आपकी कारें बिकती रहें, आपका यह सब होता रहे, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की जा सक रही जिससे कि आप प्राकृतिक जो ऊर्जा है उसके उपायों में जो खर्च होना चाहिए। अभी मैं आ रहा था अल्पेश जी की गाड़ी से, बड़ोदरा से यहां आया कार से, तो ट्रकों पर एक बड़ा यहां से लेके वहां तक का एक इतना मोटा यूं कुछ रखा हुआ था, ऐसा लगता था जैसे हवाई जहाज का पंख हो। तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये पवन चक्की के लिए, पवन ऊर्जा के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वहां लगाए जाएंगे, आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे भी। धीरे धीरे वो चल रही हैं। अब भी वो खर्चीली पड़ती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा अगर ठीक होती, पूरे मानवता के कल्याण के लिए होती, कुछ कंपनियों के मुनाफे के लिए ना होती, तो अभी तक उसके विकल्प ज्यादा सस्ते जिस तरह मिल सकते हैं, सौर ऊर्जा को जिस तरह कलेक्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, पवन ऊर्जा से किस तरह हम लाभ उठा सकते हैं, उसके उपाय ज्यादा सरल सस्ते किए जा चुके होते। लेकिन नहीं, मनुष्य का अपना प्रलोभन इतना बढ़ जाता है तो दूसरों का कल्याण, दूसरों का सुख दुख उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। किसी मैगजीन में मैंने पढ़ा, पता नहीं कितनी बात ठीक है कि नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो इस बात के सच या उसकी बात वो करेंगे। इस तकनीक पर रिसर्च चल रही थी कि डायबिटीज क्यों होती है। उसका कारण पता है मेडिकल साइंस को कि पैंक्रियाज खराब होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, तो हमारे भोजन में जो शुगर बनती है, जो हम मीठा वगैरह लेते हैं, या भोजन भी जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, फैट आखिर में शुगर में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज फिर ऊर्जा में बदले, ये काम इंसुलिन करती है। शरीर में हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती है। तो अब पैंक्रियाज खराब हो गए तो क्या करें? जो भी डायबिटीज की गोलियां हैं वो सिर्फ पैंक्रियाज को थोड़ा एक्साइटमेंट देती हैं, थोड़ा उसकी को और थोड़ा जैसे बुझती हुई आग को जरा सा कुरेद दिया तो वो और जलने लगी। लेकिन वो कब तक आखिर? तो उसका उपाय
है, लेकिन उसके लिए रिसर्च चाहिए, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए। तो पैंक्रियाज बन सकती हैं मनुष्य के शरीर में दोबारा से स्टेम सेल से, उसके लिए रिसर्च चल रही थी। और इली लिली, अगर मैं सही कह रहा हूं तो इस नाम की एक कंपनी है जो इंसुलिन बनाती है, कृत्रिम इंसुलिन, और जिसके इंजेक्शन से डायबिटीज का मरीज देर तक अपना जीवन चला पाता है। तो वो इली लिली कंपनी इस रिसर्च के लिए पैसा खर्च कर रही थी, लेकिन फिर जब उन्हें समझ में आया कि अगर ये स्टेम सेल से पैंक्रियाज बनने लगी तो एक बार तो सबके पैंक्रियाज फिर ठीक कर दिए जाएंगे, फिर हमारी इंसुलिन कहां बिकेगी, इंसुलिन कहां बिकेगी। और उन्होंने इस रिसर्च के लिए पैसा देना बंद कर दिया। तो क्योतो के प्रोटोकॉल पर 140 देशों के लोगों ने हस्ताक्षर किए कि जितनी चीजें थोड़े जगह में या उसमें बनाई जा सकती हैं, जिसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें दूर तक के वो इंतजाम न करने पड़े, उस फैक्ट्री को हम डिवाइड करेंगे, छोटी वहां बनाएंगे, एक वहां बनाएंगे, एक वहां बनाएंगे। एक तरीका ये है प्रदूषण कम करने का, इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो जाएगा। दूसरे, जो चीजें हाथ से बनाई जा सकती हैं या कम मेहनत की मशीन बना करके, वही गांधी जी वाला रास्ता कि मशीन को मानव या पशुओं के श्रम के साथ जोड़ दीजिए। एक पशु इस तरह घूम रहा है और उसके चक्र से चलने वाली मशीनें यूं थोड़ा चल रही हैं, उसकी गति से उसको चक्र फिर बड़ा चक्र, इस तरह करके मशीनें चलाई जा सकती हैं। तो उस तरह से हम बनाएंगे। और लगभग 40% चीजें ऐसी हैं जिनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी को चाहिए तो वो घर में तैयार की जा सकती है, जैसे लिपस्टिक। इसकी जरूरत है कि बड़ी कंपनी कोई बनाए और वो पैक करके डिबिया में और आपके होठों को कृत्रिम रूप से रंगने के लिए वो उपलब्ध हो। पाउडर, टेल्कम पाउडर, साबुन, ऐसे बहुत से श्रृंगार और प्रसाधन की चीजें हैं जिसको बनाने के लिए, क्षमा कीजिए यहां बैठी हुई महिलाएं, 40% फैक्ट्रियां केवल महिलाओं के प्रसाधन बनाने पे जुटी हुई हैं। और वो सारे प्रसाधन ऐसे जिसके लिए बड़ी हायर टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। अरे हवाई जहाज बनाना है तो बड़ी फैक्ट्री लगाओ, लिपस्टिक बनाने के लिए क्यों, आटा पीसने के लिए क्यों, उसके लिए क्यों, वो आप घर में पीसिए या घर में वो आप बना लीजिए। घर में बन सकता है वो सब, होंठ वगैरह और क्रीम पाउडर, ये सारे घर में तैयार किए जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी खर्च नहीं होती है। तो उस प्रोटोकॉल पर 140 देशों ने हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने अपने को अलग कर लिया, नहीं, कोई भी अमेरिकन अपना लाइफस्टाइल बदलने को तैयार नहीं है। ये क्योतो के प्रोटोकॉल के वक्त कहा था, और अभी बाली में फिर से सम्मेलन हुआ और बस किसी तरह से मामला रफा दफा कर दिया, और अमेरिका कहता है कि अमेरिकन ना, हम लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे। तो ये बात मैंने शायद आपको पिछली बार भी कही थी, विश्व के सामने खतरा मौजूद है और कोई भी विकसित देश अपने मुनाफे के लोभ में या अपनी जीवन शैली जैसी चल रही है उससे वो हटने को राजी नहीं, और पूरी दुनिया एक दिन नष्ट हो जाए और हानि की हद तक, पूर्ण विनाश तक पहुंच जाए, इससे भी उन्हें परहेज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वैदिक ऋषियों का जो एक दृष्टिकोण है वो उनके दिमाग में संस्कारों के रूप में नहीं है। वो कौन सा? वो जीवन को इतने से रूप में देखते हैं। जीवन कितना है? बस ये वाला जन्म और ये वाली मृत्यु, इसके बाद कुछ नहीं। इसीलिए हम तो अभी तक जिंदा है ना, और हम खुश हैं, हम खूब मजे से जी रहे हैं। बाद वाली पीढ़ियों का जो होगा वो होगा, ये उनके दिमाग में आता नहीं कि तुम ही आओगे फिर से जन्म लेने के लिए, क्योंकि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो उनके दिमाग में नहीं है ना। लेकिन ऋषियों का कहना है कि नहीं, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, जो है, वो कभी पूरी तरह नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं जा सकती, भाव अभाव में नहीं जाएगा। जो है वो ना है नहीं होगा, और जो नहीं है, जो एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। अनस्तित्व अस्तित्व में नहीं आ सकता। जो चीज बिल्कुल पूरी तरह से है ही नहीं मूल रूप से, वो किसी भी तरह अस्तित्व में नहीं आ सकती। आप चीजों का शक्ल बदल सकते हो। इस शॉल को आप फाड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, छोटे छोटे पीस कर दो, फिर एक एक कण में बदल दो, शॉल नष्ट नहीं हुआ, केवल छोटे छोटे कणों में बदल गया है। शक्ल बदल गई है, जला दो, शक्ल बदल गई है। आप किसी भी पदार्थ को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। तब इस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व काम कर रहा है उसको भी कैसे खत्म किया जा सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर को आप चिता में जला दो,
जमीन में गाड़ दो, खत्म नहीं होता। जिन तत्वों के मिलने से बॉडी बनी थी उन्हीं तत्वों में अलग अलग बिखर जाती है, और जब अलग अलग बिखर जाती है तो केवल रूप बदला, शेप बदली, शरीर नष्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा कॉपर था इस शरीर में, थोड़ा सा आयरन था, थोड़ा सा फास्फोरस था, 70% पानी था, ये था वो था, सब चीजें चिता में जला देने के बाद अलग अलग बिखर गई, एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। आप उन्हें जांच परख सकते हो लेबोरेटरी में। तब फिर उस शरीर के अंदर वो जो चेतन सत्ता थी, जो अपने अस्तित्व को महसूस करती थी कि ये मैं हूं, ये मेरा सुख दुख, ये मेरे सब रिश्तेदार संबंधी, वो भी कैसे खत्म हो सकती है, वो भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और इस फिलॉसफी का, इस दृष्टिकोण के खंडन में कोई भी तर्क या एविडेंस नहीं दिया जा सकता। चेतना का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व एक ध्रुव सत्य है, और वो पूरे सबूत, प्रमाण और तर्कों के आधार पर है, वो केवल अंधविश्वास नहीं है। तो आत्मा है तो शरीर बदलेगी, उसका अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व को आप समाप्त नहीं कर सकते। आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग, किसी से भी पूछ लो, किसी भी साइंटिस्ट से, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जो है वो रहेगा, केवल चीजें रूप बदलती रहेंगी। पानी भाप बनता है, भाप वापस पानी बनता है, बस इसी तरह से रिसाइकलिंग चल रही है इस दुनिया में। और चेतन जगत में रीइंकारनेशन हो रहा है। पूर्व जन्म से इस जन्म में आप आए, अगला भी जन्म होगा। जाओगे बच करके कहां? इस धरती पर तुम्हें वापस आना है। लेकिन पूर्ण विनाश सामने है, लेकिन अपने जरा से मुनाफे के लोभ में कुछ थोड़े से लोगों ने इस पूरी धरती को बंधक बनाया हुआ है, और जो बड़ी हानि होने वाली है, उसका खतरा जो सामने है, उसको जानने और महसूस करने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए वैदिक ऋषियों ने जीवन का जो एक संतुलित दृष्टिकोण दिया था, जिसके आधार पर आप जीवन के परम लाभ को भी प्राप्त करें और जीवन के छोटे लाभ भी प्राप्त करें। ध्यान रखिए, छोटे लाभ से बड़े लाभ की तो वो भरपाई नहीं होती ना। छोटे लाभ से बड़े लाभ का सौदा तो नहीं करना चाहिए ना, कि आप छोटे लाभ से बड़े लाभ से छोटे लाभ की अदला बदली करो, कि बड़ा लाभ दूसरे को दे दो, छोटा लाभ इसे दे दो। गुरुकुल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी, पुराने समय की बात है, चाणक्य के टाइम की, अपने घर आया छुट्टियों में, तो वो अभी अभी नीति शास्त्र पढ़ के लौटा था। तो वो बैठा हुआ था आंगन में कि पड़ोस की आंटी जी आई, आज की भाषा में समझ लीजिए, उन्होंने आके इसकी मां से कहा कि देखो बहन, मेरे पास ये धुले हुए तिल हैं। तल आप जानते हैं ना, तल, तो वो धुले हुए थे। तिल का छिलका उतारना कितना कठिन काम है, जिन्होंने उतारे हो वो जानते हैं। भीगते रहने दो, फिर उसके बाद उसको बड़े खुरखुरे कपड़े से इसे रगड़ो, हाथ छिल जाते हैं, तब तिल का छिलका अलग होता है और वो साफ सफेद हो जाता है। फिर उसे सुखाओ। तो वो आई, उसने कहा कि बहन, मैंने तिल धोए थे, इसका छिलका उतारा, अब ये अच्छे हो गए, लेकिन अब मेरा मन नहीं है इसका। कुछ पहले मैंने सोचा था लड्डू वड्डू बना लूंगी, लेकिन तुम ले लो, ये धुले हुए तिल तुम ले लो और बिना धुले मुझे दे दो, इतने ही। ये 5 सेर हैं, 5 किलो बिना धुले मुझे दे दो। तो ये वाली इस लड़के की माँ, जो अभी अभी लौटा था पढ़ के, इसकी माँ ने सोचा कि ये तो बढ़िया फायदे का सौदा है। धुले हुए तिल मुझे मिल रहे हैं, तिल धोने में परिश्रम होता है, बिना धुले इसे 5 किलो देने, और 5 किलो तिल धुले हुए तिल के बदले में एक तो परिश्रम मेरा बचा, दूसरे 5 सेर धुले हुए तिल से बिना धुले हुए तिल 5 किलो दूंगी, तो उसमें आधा किलो तो छिलका ही है ना। तो मुझे तो 4.5 किलो के बदले में 5 किलो मिल रहा है, और फिर धुलने का परिश्रम बच गया, तो ये तो फायदे का सौदा है, ठीक है। और उसने कहा ठीक है, मैं अभी देती हूं। तो वो रसोई में से बिना धुले हुए तिल अपने 5 किलो लेने के लिए गई। तो इसका बेटा सुन रहा था दूर से बात, ये रसोई में पहुंचा और कहा कि माँ तू रुक जा, ये मैं देता हूं और तू अभी जरा बैठ, मैं बाद में पहुंचा दूंगा। क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ बात है, तो अभी चुप रहे। अच्छा, तो बेटे की बात मान गई। बहुत दिनों में आया था, चलो बेटा जो कह रहा है वही कर लेते हैं। तो उसने उनको कहा, पड़ोस की जो थी, उनका मौसी वो क्या है कि वो मिल नहीं रहे हैं तिल, कहीं रखे हैं ऊंचाई पर, मैं निकाल के, आप चलो अपने तिल रख जाओ और मैं अभी वो दे देता हूं आपको, बिना धुले हुए तिल लाके दे देता हूं, ठीक है। तो वो चली गई। तो इसने पता लगाया कि ऐसा क्यों है कि एक स्त्री तिल धोने में जो मेहनत हुई उसको छोड़ के धुले हुए तिलों से बिना धुले हुए तिल बदलने को तैयार है। इसका कुछ तो राज होगा, इसमें कोई तो रहस्य होगा। तो उसने पता लगाया अड़ोस पड़ोस में, तो मालूम हुआ
कि उस पड़ोस की महिला ने तिल धोए थे, धोए और सूखने के लिए फैला दिए ऐसे, कुत्ता आया और पेशाब कर गया। तो अब वो चेंज करने आई थी, बिना धुले तिल मुझे दे दो, धुले हुए तुम ले लो, ठीक है। तो अमेरिका आपको बेचना चाहता है परमाणु टेक्नोलॉजी। धुले हुए तिलों से बिना धुले हुए तिल उसको चाहिए। क्यों? देखो, अमेरिका आपकी भलाई चाह रहा है। भलाई चाह रहा है तो क्यों चाह रहा है? क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि कोई दुष्ट आदमी बहुत मीठा मीठा बोलने लगे ना, कोई बहुत धूर्त और दुष्ट आदमी बड़ा मीठा मीठा बोले और तुम्हारे भले की बात करने लगे तो सावधान हो जाना, जरूर खतरा नजदीक है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जब चांद में जिस साल कलंक न दिखाई दे, चांद में जिस वर्ष कलंक न दिखाई दे, उस साल कोई ना कोई प्राकृतिक विपत्ति आती है। चांद निर्मल हो गया तो जिसका एक प्राकृतिक दुष्ट स्वभाव था वो इतना मीठा कैसे बोल रहा है और हमारे फायदे की बात कैसे करने लगा? कुछ रहस्य तो पता करो। बिके हुए लोग किन्हीं किन्हीं कारणों से उनको जरा सा प्रलोभन मिल गया है, जरा सा प्रलोभन कि 5 साल तुम रह जाओगे सत्ता में, हमारे सपोर्ट से तुम्हारे यहां पैसे हम सुरक्षित रखेंगे। ये बिके हुए लोग देश को बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जनता को तो, बुद्धिजीवियों को तो रहस्य मालूम करने चाहिए ना, आखिर क्या है? क्यों तोड़ रहे हो सेतु समुद्रम? 30 घंटे बचेंगे समुद्रों को, समुद्र में से उधर से घूम के आना पड़ता है जहाजों को, और पता लगा कि वहां तो समुद्र इतना गहरा है ही नहीं कि इतने टन से ज्यादा बड़े शिप चल सकें, चल ही नहीं सकेंगे। लेकिन अगर तुम कहते हो कि यह सेतु समुद्र मानव निर्मित नहीं है, चलो पहले जांच तो करो। कम से कम किसी चीज में जब एक दोनों तरह के पक्ष हैं, आधी बात यह भी सच हो सकती है, ये भी सच हो सकती है, तो बहुत इतनी जल्दी क्यों पड़ी है तुम्हें तोड़ने की? रहस्य कुछ और है।